Dear children, good morning and welcome to this class. आज इस क्लास में आप लोग आपके जो टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट है उसका चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। उद्घाटन का दिन 10 मई आ गई। मौसम चमकीला और साफ था। लेखक के पास शुभकामना देने के लिए दुनिया से काफ़ी नेता लोग आए थे। यह उद्घाटन से पहले था। यह उद्घाटन समारोह वहाँ दुनिया के नेताओं का एक महानतम जमघट होना था। लेखक को सरकार के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेनी थी। उद्घाटन का स्थान कहाँ था? वो प्रिटोरिया में एक बड़े खुले स्थान में कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक गैर वर्ण सरकार का संस्थापन करना था। उस दिन लेखक अपनी पुत्री जेनानी की संगत में था। सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। फिर थाबो म्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। तब लेखक की बारी थी। उसे राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। उसने संविधान की रक्षा करने और उसे मानने की शपथ ली। उसने व्यक्तियों की भलाई के प्रति स्वयं को समर्पित करने की शपथ ली। उसने एक छोटा सा भाषण भी दिया। लेखक का भाषण। लेखक ने नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता के बारे में बोला। उसने सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद किया। उसने कहा कि वे उसके देशवासियों के साथ एकजुट होने के लिए वहां आए थे। यह न्याय, शांति और मानव सम्मान के लिए साझी विजय थी। उसने अपने देशवासियों को गरीबी, दुख और भेदभाव से स्वतंत्र करने की शपथ ली। उसने अफ्रीका के लिए परमात्मा का आशीर्वाद मांगा। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, हिंदी में इसका मतलब है नेल्सन मंडेला आज़ादी के लिए लंबी दौड़। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। वो दक्षिण अफ्रीका को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष किए और उस बात को उन्होंने अपने इस चैप्टर में दिखाया है। किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका के लोग गुलामी में दुखी थे और कैसे उन्हें संघर्ष करना पड़ा। तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्षणों पश्चात दक्षिणी अफ्रीकी रंगीन जेट और हेलीकॉप्टर वहां यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उड़े। वहां नई सरकार के प्रति प्रजातंत्र के लिए मिलिट्री वफादारी थी। फिर मिलिट्री के उच्चतम जनरलों ने लेखक को सलाम किया। उन्होंने अपनी छाती पर तमगे लगाए हुए थे। लेखक ने सोचा कि एक वो भी समय था जब गुलामी का, जब वे लोग उन्हें गिरफ्तार कर लेते, सलामी नहीं देते। परंतु लोकतंत्र की ये महत्ता है कि सैनिक, आर्मी के बड़े जो अफसर होते हैं वे भी एक चुने हुए नेता को सलाम करते हैं। फिर जेट विमान अपने धुएं से आकाश में दक्षिणी अफ्रीका का झंडा बनाते उड़े। लेखक के लिए दिन को दो राष्ट्रीय गानों द्वारा प्रतीकात्मक किया गया। गोरों ने नकोसी सिकेलल गाया, कालों ने डाई स्टैम गाया। ये गणतंत्र के पुराने गान थे। उद्घाटन के उस दिन लेखक ने इतिहास के बारे में सोचा। पहले दशक में दक्षिण अफ्रीका के व्यक्तियों ने अन्य काले व्यक्तियों के साथ अपने भेदभाव समाप्त कर लिए थे। उन्होंने अपनी श्रेष्ठता की पद्धति को भी बना लिया था। ये सर्वाधिक सख्त समाजों का आधार था। अब वो सख्त समाजों वाली व्यवस्था समाप्त हो गई थी। अब एक नई व्यवस्था, लोकतंत्र की व्यवस्था आई थी। यह सभी व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को बिना उनके रंग के पहचानती थी, अर्थात बिना भेदभाव के पहचानती थी। आगे लेखक पश्चाताप करते हैं। हजारों व्यक्तियों को कुर्बानियों के पश्चात वो आज़ादी का दिन आया था। लेखक ने स्वयं को उन सभी व्यक्तियों का जोड़ माना, उन सभी व्यक्तियों का प्रतीक माना। उसे कष्ट था कि वह उनका धन्यवाद नहीं कर सकता था क्योंकि वे सभी लोग अपने देश के लिए शहीद हो चुके थे। अगले पैराग्राफ में लेखक स्वतंत्रता सेनानियों को याद करता है।
रंग भेद की नीति ने उसके देश और उसके व्यक्तियों के अंदर काफ़ी समय तक रहने वाला घाव उत्पन्न कर दिया। ये घाव भेदभाव का घाव था। इस नीति ने महान स्वतंत्रता सेनानी भी उत्पन्न किए थे, जैसे ओलिवर ताम्बोज, वाल्टर सिसुलस, चीफ थुथुलिस, यूसुफ डार्ट्स आदि। वे असाधारण लोग, उत्साह, बुद्धिमत्ता और उदारता के व्यक्ति थे। देश खनिज पदार्थों में अमीर था, परंतु इसका महानतम धन इसके व्यक्ति थे। उत्साह की परिभाषा। इन व्यक्तियों से लेखक ने उत्साह का अर्थ समझा। उन्होंने अपने जीवन को खतरों में डाला। उन्होंने काफ़ी संताप सहन किए। उसने सीखा कि उत्साह भय की अनुपस्थिति नहीं थी, परंतु यह इसके ऊपर विजय थी। मनुष्य की प्राकृतिक अच्छाई। अगले पैराग्राफ में लेखक कहते हैं, कोई भी व्यक्ति रंग और धर्म के कारण दूसरे व्यक्ति से घृणा करता हुआ जन्म नहीं लेता। उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है। प्यार मानव दिल में प्राकृतिक रूप में आता है। जेल में उन्हें दीवार तक लगा दिया गया था, परंतु उसने गार्डों के दिलों में मानवता देखी। यह मनुष्य की अच्छाई थी। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता था। इसने उन्हें जीवित रखा। आगे लेखक मनुष्य के कर्तव्यों की चर्चा करते हैं। जीवन में हर एक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, अपने परिवार, अपने समाज और देश के प्रति। यानी पहला कर्तव्य अपने परिवार और समाज के प्रति, दूसरा अपने देश के प्रति। लेखक को इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने में काफ़ी कठिनाई आई, क्योंकि उसका देश गुलाम था। दक्षिणी अफ्रीका में काले व्यक्ति को यदि वह एक मनुष्य की तरह रहता तो सज़ा दी जाती थी। ऐसे व्यक्ति को अपने ही व्यक्तियों से अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता। इसलिए उसे अपने परिवार के प्रति कई संबंधों में अपने कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति नहीं थी। लेखक स्वतंत्र पैदा हुआ। लेखक आगे पैराग्राफ में स्वतंत्रता की परिभाषा बताते हैं। लेखक स्वतंत्र पैदा हुआ, जैसा कि सभी कोई होते हैं। वह स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। वह अपने पिता की आज्ञा पालन करने और अपने कबीले के रीति रिवाजों को मानने में स्वतंत्र था, परंतु शीघ्र ही उसने महसूस किया कि उसकी स्वतंत्रता एक भ्रम थी, ये एक सच्चाई नहीं थी। उसने स्वतंत्रता के लिए भूखे मरना आरंभ किया जब उसे यह छीन लिया गया। यानी उसने स्वतंत्रता के लिए भूख हड़ताल के रास्ते पर भी चला। विद्यार्थी के रूप में वह पढ़ने और जहाँ चाहे घूमने की स्वतंत्रता चाहता था, लेकिन ये भी उसके पास नहीं थी। जोहान्सबर्ग में युवा के रूप में वह अपनी योग्यता के अनुसार बनने की स्वतंत्रता चाहता था, वह भी उसके पास नहीं थी। वह अपनी और परिवार की रोजी रोटी की स्वतंत्रता भी चाहता था। गुलामी में यह भी संभव नहीं था। शीघ्र ही लेखक ने देखा कि वह अपने समाज के अन्य भाइयों और बहनों की तरह स्वतंत्र नहीं था। शीघ्र ही उसने महसूस किया कि हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता कम कर दी गई थी। तब वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हो गया और उस दल के माध्यम से अपने देश की आज़ादी की लड़ाई की यात्रा शुरू की। तब स्वतंत्रता की उसकी भूख उसके व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए अत्यधिक हो गई। यानी कि लेखक को खुद से ज़्यादा चिंता अपने समाज के व्यक्तियों की थी। अपने व्यक्तियों की शान से रहने की स्वतंत्रता के लिए इच्छा ने उसे ताकत दी कि यदि मैं कुछ करूंगा तभी मेरे समाज के लोग स्वतंत्रता के साथ रह सकते हैं। उस इच्छा ने इसे बहादुर बना दिया। उसने उसे एक भिक्षु की तरह रहने के लिए मजबूर किया। उसके व्यक्तियों की जंजीरें उसके लिए भी जंजीरें बन गई। यानी लेखक दूसरों के दुख में अपना दुख भी महसूस करने लगा। अंतिम पैराग्राफ में लेखक कहते हैं, लेखक जानता था कि अत्याचारों को अत्याचार सहन करने वालों की तरह स्वतंत्र किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है वह घृणित हो जाता है, वह भी घृणा की भावना का गुलाम होता है। वास्तव में वह भी स्वतंत्र नहीं है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है यदि वह किसी दूसरे की स्वतंत्रता ले रहा है। दोनों, अत्याचारी भी और अत्याचार सहने वाले भी, दोनों से ही मानवता छीन जाती है। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।